हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 2, सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे नोट करते जाइए। और आज के इस लेक्चर में चैप्टर 2 जो सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसे आज हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो आज के इस चैप्टर को समझाना है, इसलिए अच्छे से बच्चा पार्टी ध्यान से सुनो। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम एसिड पे। एसिड क्या होता है? एसिड आपने सुना होगा, इससे पहले वाले जो आपने क्लास में, प्रीवियस क्लास में भी आपने एसिड बेस सॉल्ट के बारे में सुना होगा। आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, चलो। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे कभी चींटी काट ली है ना, लाल चींटी काट ली या ततैया काट लिया, तो घर वाले क्या बोलते हैं कि जहाँ पर चींटी ने काटा है वहाँ साबुन रगड़ दो। सुना है ऐसा, है ना? घर पे मम्मी लोग, नानी लोग ऐसा बोलते हैं कि चींटी काट दी, वहाँ पर साबुन रगड़ लो। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कपड़े पे हल्दी का दाग लग गया, अचानक से हल्दी का दाग लग गया और उसको अगर साबुन से धो दिए, साबुन लगा दिए, तो कलर कैसा हो जाता है? रेड कलर हो जाता है। मतलब कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। और अगर किसी को एसिडिटी हो जाए, तो जब एसिडिटी होती है तो उसे क्या दिया जाता है? खाने का सोडा दिया जाता है। घर में जो तांबे के बर्तन होते हैं, तांबे पीतल के बर्तन होते हैं, उनको चमकाने के लिए नींबू, मतलब कोई भी जो खट्टा फल होता है, चाहे नींबू हुआ चाहे इमली हुआ, उसका यूज़ किया जाता है। होता है ऐसा, सबने देखा है, सबके घर में होता है ऐसा, है ना? तो क्या रीज़न है इसका, क्यों कहा जाता है ऐसा, इन सब के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? तो यही चीज़ें आज हमको देखनी है एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर में। तो सबसे पहले बच्चा ये जान लो एसिड क्या होता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है, एसिड किसे कहते हैं, तो ये मैंने स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है। ओके, तो स्क्रीन पे मैंने एक कंटेंट शेयर किया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अम्ल, क्षार और लवण, इनमें डिफरेंस है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो, एसिड क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे, दैट मीन्स कि जो भी फ्रूट्स होते हैं ना, खट्टे फ्रूट्स, जैसे नींबू हो गया और दही हो गया, सिरका हो गया, इमली हो गया, ये सब कैसे होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ, में खाने वाली पदार्थ की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि अब तुम किसी को भी टेस्ट करना स्टार्ट कर दो कि हाँ मैडम ने कहा था कि ओके, तो ऐसा नहीं करोगे कि हाँ मैडम ने कहा था कि भाई जो स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल होता है। तो मैं यहाँ पर खाद्य पदार्थ की बात कर रही हूँ, जितने भी खाने वाले पदार्थ होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, क्या पहचान होती है एसिड की, कैसे पहचान करते हैं हम? तो आपने देखा होगा आपके लैब में एक लिटमस पेपर होता है ना? एक रेड कलर का लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है। तो ये जो लिटमस पेपर होते हैं ये क्या करते हैं? कलर बदलते हैं। ये एज ए इंडिकेटर काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में रखोगे तो वो रेड कलर का हो जाता है ना? तो एसिड की पहचान क्या है? जो आपका नीला लिटमस पेपर होता है, जैसे उसको आप एसिड पे रखोगे वो रेड कलर का हो जाएगा। और क्या होता है कि पानी में, जैसे आप एसिड को पानी में घोलोगे ना, तो वो प्रोटॉन देगा, मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, H+ आयन देते हैं। तो अम्ल की ये पहचान है। क्या क्या पहचान है अम्ल की? स्वाद में ये खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और पानी में, वाटर में जैसे इसको आप डिज़ोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन देंगे, हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे। ओके, अब क्षार क्या होते हैं? चलो क्षार के बारे में जानते हैं। तो क्षार जो होते हैं ना, वो स्वाद में कड़वे होते हैं। जब इनको टेस्ट करोगे ना, जो बिटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे होते हैं। और ये एसिड के जस्ट अपोजिट वर्क करेंगे। एसिड में क्या होता था? जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड हो जाता था, लेकिन क्षार में, बेस में, जो रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप किसी क्षार पे रखोगे लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, और वाटर में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप देते हैं, OH-। ठीक है, OH- आयन ये देंगे। क्लियर है? क्या क्या आएंगे इसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारे बेस होते हैं, क्षार होते। ओके, चलो अब है लवण या सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है भाई? आपके घर में देखा होगा ना, सॉल्ट होते हैं, किचन सॉल्ट जिसे कहते हैं। तो नमक, एक तरह का नमक। तो ये कैसे होंगे? स्वाद में नमकीन होते हैं
और सबसे खास बात, लिटमस पेपर पे कोई कलर चेंज नहीं होगा। चाहे आप सॉल्ट पे कोई भी लिटमस पेपर रखो, चाहे ब्लू रखो चाहे रेड रखो, ये अपना कलर चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। तो देखो स्क्रीन पे मैंने शेयर किया हुआ है। बेस पे आपके क्या क्या आ जाएंगे, क्षार क्या क्या हो जाएंगे, डिटर्जेंट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ड्रेन क्लीनर, अमोनिया, साबुन हो गया, एंटी एसिड, ये सब कुछ क्या है, ये सब आपके क्षार होते हैं। और वहीं पर अगर एसिड की बात करें तो जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, खट्टे फल जो होते हैं, वो सब आपके एसिड्स होंगे। ओके, अब लिटमस पेपर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देखो ये देखो एसिड जो है, एसिड वाले कंटेनर में देखो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, और बेस में जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? चलो, तो ये तो हमने देखा इंडिकेटर कि लिटमस पेपर कैसे अपना कलर चेंज कर रहा है एसिड और बेस पे। और वहीं पर सॉल्ट में क्या होगा, सॉल्ट में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो यहाँ पर हमने लिटमस पेपर का यूज़ किया और लिटमस पेपर के यूज़ से बताया कि भाई एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है, बाई टेस्ट की अगर बात करें तो जो खट्टे होते हैं वो एसिड हुए, जो कड़वे होते हैं वो बेस हुए। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर ना हमें ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बात करनी है, मतलब घ्राण सूचक जिसे कहा जाता है। आप स्मेल करके उसे बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स आपके 3 तरह के होंगे। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, देन कृत्रिम सूचक और गंधी सूचक। तो प्राकृतिक सूचक की अगर बात की जाए तो जैसे जो पौधे में पाए गए है ना, पत्ता गोभी हुआ और ये गुड़हल का फूल हो गया, ये सब हमारे क्या है, ये प्राकृतिक सूचक है जो प्रकृति में प्रेजेंट है। कृत्रिम सूचक दैट मीन्स जो ह्यूमन मेड हो, जिसे लैब में प्रिपेयर किया जाता है, जैसे फिनोप्थिलीन हो गया, ओके, मेथिल ऑरेंज हो गया। और गंधी सूचक या ओलाफैक्टरी की बात करें, जहाँ पर आप स्मेल करके बता सकते हो कि ये एसिड है या बेस है। तो स्मेल करने वाले इंडिकेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे वनीला हुआ, लौंग हुआ, प्याज हुआ, इन सब का यूज़ करके आप स्मेल करके इसमें बताओगे कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। ठीक है, देखो अगर अनियन की बात करें तो अनियन को अगर एसिड के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो अनियन की स्मेल एसिड में रहेगी। ठीक है, मतलब अनियन की स्मेल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद भी उसकी स्मेल जैसी की तैसी रहेगी। बट अगर बेस की बात की जाए तो जैसे ही अनियन बेस के साथ रिएक्ट करता है उसकी स्मेल गायब हो जाती है। ओके, बात समझ में आ रही है? जैसे आपको किसी ने कहा बेटा अपनी आंख बंद करो और स्मेल करके बताओ कि ये एसिड है या बेस है। ओके, तो मतलब कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो जैसे प्याज को हमने क्या किया, अगर उसको एसिड के साथ हमने डाला है तो प्याज की जैसी स्मेल आती है ना वैसी ही स्मेल रहेगी, प्याज की स्मेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने प्याज को अगर बेस के साथ या क्षार के साथ मिक्स किया और उसको स्मेल करोगे ना तो प्याज की स्मेल जो है वो गायब हो जाती है। ऐसा ही ठीक वनीला के साथ भी होगा और सेम एज ही आपके लौंग के साथ भी होगा। क्लियर है? तो बेस में ये तीनों की जो स्मेल है वो चली जाएगी, गायब हो जाएगी, बट एसिड में जैसी स्मेल है वैसी ही ये रहती है। क्लियर है? तो इसे कहा जाता है ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स या घ्राण सूचक। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। अब यहाँ पर हमें केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है, मतलब कि केमिकल्स के साथ रिएक्शन कराने हैं और फिर देखना है कि एसिड के साथ क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या फ़र्क आ रहा है या क्या रिएक्शन हो रहा है, कौन सी गैस निकल रही है, बेस के साथ क्या रिएक्शन दे रहा है, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले अगर मान लो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ठीक है, एसिड के साथ देख रहे हैं तो चलो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप जिंक के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या निकलेगी, वहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इसी तरह से अगर बेस में चलो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। अगर बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट कराएंगे जिंक से तो क्या होगा, तो अगेन यहाँ पर तो अगर आप मेटल लेते हो, कोई भी मेटल ले सकते हो, चलो यहाँ पर जिंक ले लेते हैं। तो जिंक को अगर आप एसिड से रिएक्शन कराओगे या बेस से रिएक्शन कराओगे, दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो क्या निकलेगी, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है,
तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम HCl से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी भी एसिड से रिएक्ट कराएं तो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। दिख रहा है सेकंड नंबर पे, सॉल्ट बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और प्लस हाइड्रोजन गैस एलोबरेट होगी। बट व्हाट अबाउट बेस, अगर हम क्षार के साथ रिएक्ट कराएं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, कोई रिएक्शन वहाँ पर नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और सेम एज अगर बेस को आप रिएक्ट कराएं एसिड से तो भी हमें यहाँ पर सॉल्ट मिलेगी। क्लियर है? तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड और बेस की, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अब हम आते हैं pH वैल्यू में। ये pH वैल्यू या pH स्केल क्या होता है ये अब हमको देखना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। और बच्चे आप नोट्स बनाते जाओगे, ठीक है, जो जो भी यहाँ पर पॉइंट्स बताते जा रहे हैं ना उनके नोट्स आप प्रिपेयर करते जाओगे। तो चलो हेडिंग लगाओ अब pH। क्या होता है ये pH क्या होता है? आपने सुना होगा लैब में मैम को यूज़ करते हुए या सर को यूज़ करते हुए, ये pH है, किस काम में आ रहा है, ये pH का क्या यूज़ हो रहा है, ये चीज़ हम देखेंगे आज। तो pH क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि pH होता क्या है। तो एसिड और बेस की कैपेसिटी को समझने के लिए एक साइंटिस्ट थे डेनमार्क के, ठीक है, डेनमार्क के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने स्केल तैयार किया, ठीक है, 1909 में उन्होंने एक स्केल तैयार किया। और यहाँ पर pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कितनी मात्रा या कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, इसे ही बताने के लिए pH स्केल को प्रिपेयर किया गया। तो देखो डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर एक स्केल है जो 0 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक है, ठीक है, 0 से लेकर 14 नंबर तक है। अब यहाँ पर 0 से 14 के जो नंबर से देखो यहाँ पर अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है कि 0 से 6 तक की जो वैल्यू है वो होता है हमारा क्या, एसिडिक, ओके। और 7 नंबर जो है वो आपका न्यूट्रल है, मतलब ना तो वो आपका एसिड होगा और ना ही वो आपका बेस होगा। तो अगर pH स्केल 7 नंबर शो कर रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, उदासीन। जो होता है हमारा क्या, वाटर हमारा क्या है, ना तो एसिड है ना तो बेस है, वो क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद 8 से लेकर 14 तक के जो नंबर्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एल्कलाइन को, बेस को, क्षार को। क्लियर है? अब अगर pH स्केल में देखें तो 7 से नीचे, दैट मीन्स 0 से लेकर 6 तक अगर कोई वैल्यू आती है तो वो आपका होगा एसिड, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन है आपका, उस सॉल्यूशन को पता करना कि सॉल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है, तो वहाँ पर हम pH स्केल का यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पर 7 नंबर का कलर शो हुआ, दैट मीन्स वो आपका क्या होगा, आपका न्यूट्रल होगा। और अगर 7 नंबर से ज़्यादा कोई भी कलर वहाँ पर शो कर रहा है तो वो आपका हो जाएगा क्या, बेस। जैसे यहाँ पर देखो मैंने शेयर किया हुआ है स्क्रीन पे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो वाटर का pH वैल्यू कितना होता है, 7। मैंने पहले ही बताया, ना तो ये एसिड है ना तो ये बेस है, ये क्या है, न्यूट्रल है। स्वाद में ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है, क्या हुआ, ये है हमारा न्यूट्रल, उदासीन। तो वाटर का pH वैल्यू कितना आएगा, 7, ठीक है। इसी तरह से अगर दूध की बात करें तो मिल्क का pH वैल्यू होगा 6.4, न्यूट्रल नहीं है ना ये हमारा बेस है, लिटिल बिट एसिडिक होता है। सिरके की बात करें, सिरका ये हमारा होता है एसिड और इसकी pH वैल्यू होगी 3। ह्यूमन ब्लड की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 7.4। नींबू जो कि एसिड है, स्वाद में खट्टा है, तो इसका वैल्यू होगा कितना, 2.4। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना ले रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो pH वैल्यू है वो 0 ले रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका pH वैल्यू 0 ले रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाएगा, 1.0। तो ये है pH स्केल में सारे एसिड, बेस और न्यूट्रल के वैल्यू। क्लियर है? ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम देखते हैं कि डेली लाइफ में pH का क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। ओके, तो pH जो होता है वो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को समझने में हेल्प करता है। और
और भी हमारे आसपास जितने भी जैसे वाटर हुआ, मिट्टी हुआ, उन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने में पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वहाँ पर पीएच का क्या रोल है। तो जैसे हमारा अमाशय वो क्या करता है, सबको पता है, वहाँ पर हाइड्रोक्लेसिक जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वहाँ पर उसका स्रावण होता है। ये किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाता हमारे अमाशय को। ये क्या करता है, बस जो फूड होता है ना उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फूड को पचाने में, उन्हें सड़ने से बचाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे ब्लड का जो पीएच हुआ, ब्लड का पीएच जैसे मैंने बताया 6.8 से लेकर 7.4 तक होता है और सारे जो भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर ये जो एग्जाम्पल के लिए जैसे एसिडिक मीडियम में अगर हीमोग्लोबिन ने अपने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बदल लिया तो ये हमारे ऑक्सीजन को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए रक्त का पीएच स्तर जो होता है इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से हमारे लार में भी लार का पीएच वैल्यू 5.5 होता है। अगर 5.5 से कम हुआ तो दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, रोज़ ब्रश करना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसी तरह से फसल के उत्पादन के लिए भी मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है, इसी तरह से जैसे मिट्टी की बात की जाए तो मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5 से लेकर 8 तक पाया जाता है। तो मिट्टी का पीएच वैल्यू अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है कि फसल भी प्रभावित होगी। फिर उसी के अकॉर्डिंग जो किसान होंगे वो खेत में खाद या चूना या राख वगैरह डालते हैं ताकि उसका पीएच जो है वो बैलेंस्ड हो जाए। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे मिट्टी की अम्लता के अकॉर्डिंग ही अपना रंग प्रदर्शित करता है, होता है ना ऐसा। जब मिट्टी अम्ली हो तो जो हाइड्रेंजिया का फूल होता है वो नीले रंग का होता है और जब मिट्टी हल्की क्षारीय हो जाए तो ये गुलाबी रंग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ये बहुत ही यूज़फुल होता है पीएच स्केल। चलो ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सॉल्ट। क्या होता है ये सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है? अब बोलोगे मैडम किचन में जो रहता है ना, सब्जी में डालते हैं वो सॉल्ट है। सही है, क्लियर है, सॉल्ट है। बट कैसे बना सॉल्ट, कैसे बन रहा है सॉल्ट? तो होता क्या है कि जब एसिड और बेस जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, यही दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर रिलीज़ करते हैं। ओके, चलो देखते हैं भाई सॉल्ट कैसे बन रहा है हमारा। यहाँ पर मैंने कुछ रिएक्शंस लिए हुए हैं जिसमें आपका एसिड और बेस दोनों कंबाइंड हो रहा है और दोनों कंबाइंड होकर यहाँ पर क्या प्रिपेयर करेंगे, सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे। तो होता क्या है कि एक्वस मीडियम में जब हम एसिड डालेंगे, पहले भी पढ़ा है मैंने कि जैसे ही जलीय विलयन में अगर आप एसिड डालते हैं तो वो हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज़ करता है। ठीक है, और अगर बेस डालेंगे, क्षार को डालेंगे तो वो क्या करेगा, OH माइनस रिलीज़ करता है, मतलब OH माइनस हमें ऑब्टेन होता है। तो जलीय विलयन में जो एसिड होता है वो प्रोटॉन देते हैं और जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देते हैं। फिर जब यही एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो एसिड से H प्लस आयन निकला और बेस से जो OH माइनस निकला वो आपस में रिएक्ट करके वाटर बना लिए, H2O बना लिए। और उसके बाद जो H प्लस आयन रिलीज़ होने के बाद जो हमारा नेगेटिव कंटेंट बना और बेस का जो पॉजिटिव कंटेंट बचा वो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। क्लियर है? चलो तो अब हम आते हैं, कुछ रिएक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए, उस रिएक्शन को देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सॉल्ट कैसे बन रहा है। तो ये देखो बच्चों, मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है कुछ, जहाँ पे सबसे पहले आपका है नाइट्रिक एसिड HNO3 और प्लस बेस है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दोनों हमारे कौन से मीडियम में है, एक्वस मीडियम में है, जलीय विलयन में है। तो जलीय विलयन में जब नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को दोनों को मिक्स किया गया तो हमें क्या मिला, तो हमें यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट मिला। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, ये है आपका सॉल्ट और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आओ। सेकंड यहाँ पर जो हमने एसिड लिया है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इज़ अ सल्फ्यूरिक एसिड
प्लस बेस हमने लिया है कॉपर हाइड्रोक्साइड, बोथ आर इन एक्वस मीडियम, और दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं यहाँ पर, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज़ अ सॉल्ट। यहाँ पर हमें सॉल्ट मिल रहा है पोटेशियम, यहाँ पर हमें सॉल्ट मिल रहा है सल्फ्यूरिक और कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट की प्रिपरेशन हो रही है। कौन से सॉल्ट की, कॉपर सल्फेट सॉल्ट की। क्लियर है? ओके ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके 3 मार्क्स के, एसिड और बेस पे अंतर बताओ। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई एसिड बेस में क्या अंतर होते हैं। एसिड जो होंगे स्वाद में खट्टे होंगे, बेस जो होंगे स्वाद में कड़वे होते हैं। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कर देता है। ठीक है, एसिड को छूने में ना साबुन जैसा नहीं लगेगा ये। जैसे डव साबुन छूते हो ना, डव साबुन उसको लगाने के बाद कैसे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, वैसे ही हमारा बेस होता है। अगर आपने बेस को टच कर लिया ना तो बिल्कुल सोपी वाली फीलिंग आएगी, जैसे आपने हाथ में साबुन या तेल लगा कर रखा हुआ है, वैसी फीलिंग आती है। ठीक है, कोई नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 मार्क्स के आते हैं, इसे देख लेना एक बार। अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है हमारा एसिड रेन, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ये एसिड रेन क्या होता है, कैसे होता है। ओके, आपने सुना भी होगा कि ताजमहल वगैरह जो हो रहा है अभी, उसके जो मार्बल्स वगैरह है वो क्या हो रहा है, वो पूरी तरह से जो वाइट था वो अब कैसा ब्लैकिश हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, एसिड रेन की वजह से। तो भाई अगर एसिड रेन, देखो अगर हम रेन की बात करें तो रेन की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। क्लियर है? तो वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होगा, लेकिन ये जो एसिड रेन है ना, नाम से समझ में आ रहा है कि ये रेन जो है वो एसिड है, दैट मीन्स इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। तो जनरली एसिड रेन की पीएच वैल्यू 5.6 देखी गई है। ओके, होता क्या है ये एसिड रेन, क्या होता है, क्या रीज़न है एसिड रेन का। तो देखो डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ से NO2 गैस, SO2 गैस जो है वो निकल रही है इवेपोरेट होकर वाटर के साथ, और वहीं पर ये कंबाइंड होकर वापस सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही है। और एटमॉस्फेयर में आने के बाद देखो ट्रीज़ वगैरह कैसे हो गए हैं, नहीं ना, ट्रीज़ किल्ड बाय एसिड रेन, पूरे पतझड़ वगैरह हो गए हैं। तो ये इफेक्ट दिख रहा है एसिड रेन का। हमें ये देखना है कि एसिड रेन बनता कैसे है, कैसे बना एसिड रेन, कैसे फॉर्मेशन हुई एसिड रेन की। तो होता क्या है, ये जैसे फ्यूल वगैरह हुए, ठीक है, फ्यूल जब उनको जलाया जाता है तो क्या होता है, फ्यूल के जलने से क्या उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड बनी, प्लस हमारे एटमॉस्फेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, ये सब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, सब रिएक्ट कर रहे हैं। ये आपस में क्या होती हैं, जल में घुलती हैं, जैसे वाटर में ये क्या होंगी, सब डिज़ोल्व होंगी, और वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद ये क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बना लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बना लिए, नाइट्रिक एसिड बना लिए, और इसी फॉर्म में ये वापस हमारे अर्थ पर आता है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी देख रहे हो जो ताजमहल वगैरह है, उसके मार्बल्स, जो उसके जो पत्थर वगैरह, उसकी जो वॉल वगैरह कैसी पूरी ख़राब होती जा रही है ना, पूरी ब्लैक ब्लैक कलर की हो जा रही है। और पत्तियों में भी बहुत इफेक्ट दिख रहा है, एनिमल्स में इसके बहुत सारे इफेक्ट दिख रहे हैं। तो एसिड रेन के बहुत ज़्यादा हम घातक दुष्परिणाम देख रहे हैं, है ना। जैसे अभी यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि जर्मनी और जो यूरोप वगैरह है, वहाँ पर जंगलों का नष्ट होने का कारण जो है उसको एसिड रेन ही माना गया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो क्या करना है कि जिससे ये सब उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उन सबको नियंत्रित किया जा सकता है ना। सभी अभी इस पर भी सरकार बहुत ज़्यादा ठोस कदम उठा रही है। हम सबको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो प्रदूषक हैं, जिनसे ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, मतलब जो रीज़न है, उस रीज़न को ही ख़त्म कर दिया जाए, उस सोर्सेस को ही ख़त्म कर दिया जाए जिससे एसिड रेन प्रोड्यूस हो रही है, राइट। ओके, तो ये थे आज के चैप्टर के टॉपिक, जिसमें मैं आपको कीवर्ड्स बता देती हूँ कि किन किन कीवर्ड्स के आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको एसिड और बेस, इन दोनों पे नोट्स बनाने हैं। एसिड क्या है, ठीक है, एसिड क्या होता है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, वो सब हमारे एसिड हो जाएंगे। और जो एक्वस मीडियम में प्रोटॉन या हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज़ करते हैं, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, वो सब हमारे एसिड हो जाएंगे। बेस क्या होता है भाई, क्षार की अगर बात करें तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, प्लस इनका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 के उधर, मतलब 8 से लेकर 14 तक होते हैं। और क्या होता है, एक्वस मीडियम में OH- ग्रुप
रिलीज़ करते हैं, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप देते हैं। और क्या होता है इसके साथ बेस, और क्या करते हैं, छूने में ना एकदम साबुन जैसे सोपी टच देते हैं ये। और एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, एंटासिड्स हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, बेस हैं। उसके बाद एसिड कौन कौन से भाई, इंडिकेटर्स कौन कौन से, तो एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे प्रकृति में प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्या, सिंथेटिक दैट मीन्स जैसे आपका फिनोप्थिलीन हो गया जो लेबोरेटरी वगैरह में प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे फिनोप्थिलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, ये भी आपके इंडिकेटर्स हैं जो कि एसिड और बेस में को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या होते हैं, इसके अलावा होता है ओला फैक्ट्री जो हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे आपके जो अनियन, जो घर पे आपके अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे अनियन हुआ, अनियन को अगर आप एसिड में डालोगे तो उसको सूंघोगे, तो जब सूंघोगे तो अनियन का जैसा स्मेल है ना वैसा ही स्मेल रहेगा, मतलब कि वो हमारा क्या है, एसिड की पहचान है उसमें, ठीक है। अब अगर बेस में मिला दिए अनियन को तो उसका जो स्मेल है, कोई स्मेल नहीं आएगा, अनियन की स्मेल ख़त्म। आ रही है बात समझ में? तो ये सब हमारे ओला फैक्ट्री हो गए। तो ओला फैक्ट्री में जैसे कि आपका हो गया अनियन हो गया, लौंग हो गया, विनेगर हो गया, वनीला हो गया, ये सब हमारे क्या है, विनेगर नहीं होगा, वनीला हो गया, ये सब हमारे ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको रिएक्शंस देने हैं कि भाई एसिड जो है वो मेटल के साथ क्या रिएक्शन दे रहा है, बेस के साथ क्या रिएक्शन दे रहा है। ओके, फिर मतलब केमिकल प्रॉपर्टी वो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, आप एक बार वीडियो देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको देखना है पीएच वैल्यू। ओके, ये जो पीएच वैल्यू है ये क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, किसकी किसकी वैल्यू कितनी कितनी होगी, किसने इसकी खोज की थी, सोरेनसन ने इसकी 1909 में खोज की थी, बेटा याद रखना, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। और प्लस इसका यूज़ क्या होता है, डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है ये आपको। देन आपको सॉल्ट देखना है, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट कैसे बन रहा है, ठीक है, ये भी मैंने इस पे कवर किया हुआ है, आप एक बार फिर से देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि एसिड और बेस दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं या कंबाइंड होते हैं तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। उसके बाद एसिड रेन क्या हुआ, एसिड रेन कैसे बन रही है, कौन कौन सी गैसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है एसिड रेन का, इतने टॉपिक पे आपको नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा ये जो आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस को कल सॉल्व करा के इसका वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो वीडियो को देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, नहीं समझ में आता है 3 बार देखो, समझ में आएगा ही। उसके बाद इन लोग का नोट्स बनाना, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना और नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक बच्चा पार्टी, पढ़ते रहो, खुश रहो। ओके, चलो।